नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है। क्या कोई भी चुनाव निष्पक्ष होगा या नहीं होगा? क्या कानूनी कपड़े पहनाकर वोटों की खुली लूट की जाएगी? खुलेआम चुनावों को लूटा जाएगा? क्या किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए बीजेपी ने कोई रास्ता ऐसा छोड़ा है जिससे वो चुनाव जीत पाए, या लगभग नामुमकिन होता जा रहा है चुनाव? और क्या राहुल गांधी के पास ऐसा कोई रास्ता है कि वो चुनावों को निष्पक्ष करा सके? आप बीजेपी को वोट देते हैं तब भी आपके जहन में ये सवाल होंगे। आप बीजेपी को वोट नहीं भी देते तो भी आप ये जरूर सोचते होंगे कि आखिर मोदी जी के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, ऐसी कौन सी उनके पास बूटी है, ऐसा कौन सा वो कमाल करते हैं कि कमल को हराना लगभग मुश्किल होता जा रहा है, लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। कई सारे चुनाव में हमने ये देखा है। तो चलिए इसके जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको, हमको, सबको इसका जवाब चाहिए। जब बैलेट से वोटिंग होती थी तब बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। दबंग या बाहुबली बूथ पर जाते थे और असला के बल पर, लाठी डंडों के बल पर वोट को लूट लिया करते थे या बक्सों में स्याही डाल दिया करते थे। फिर थोड़ा समय बदल गया, मशीनें आई, मशीनी युग आया, टेक्नोलॉजी अपडेट हुई, डेटा और परिमार्जित हुआ। और इसके बाद हुआ यह कि पार्टियों ने, खासकर बीजेपी जैसी, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों ने, जिनके पास खूब सारा पैसा है, जिसके पास चुनाव जीतने के लिए जो नया फॉर्मूला है वो बनाने की काबिलियत है, तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। इस फॉर्मूले के तहत सबसे पहले यह पता करो कि विरोधी को कहां पर ज्यादा वोट मिलते हैं। फिर वहां यह देखो कि कितने वोट काटे जा सकते हैं, कम किए जा सकते हैं, और ये वोट कटवा दो। जो नए वोट बनने हैं और अगर वो विरोधी खेमे के हैं तो उन्हें बनने में अड़चन पैदा करो। और इस प्रक्रिया में जहां खुद को वोट मिलने हैं, जहां पर खुद के वोट मिलने की संभावना है, वहां उनके भी वोट बनवाओ जो वोटिंग के लायक नहीं है या जिनके वोट नहीं बनने चाहिए। यह बात प्रमाणित होती है न्यूज लॉन्ड्री की इस खबर के जरिए जो फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव को लेकर की गई थी, और इसमें यह बताया गया कि किस तरह से यह चुनाव हुआ है। कांग्रेस ने कई बार इस सिलसिले में चुनाव आयोग से शिकायत की, दूसरी पार्टियों ने भी की। खैर, जब वोट बनाने का पहला चरण पूरा कर लिया जाता है तो फिर दूसरा चरण आता है इसी कड़ी में, और वो है वोटिंग के दिन अपने मन के अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनाती देना, ड्यूटी देना, और उन बूथों पर वोटिंग परसेंट को प्रभावित करना जहां विपक्षी पार्टियों का वोट है। इस प्रक्रिया में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है, इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उन बूथों को सामान्य रखा जाए जहां विपक्षी के वोट नहीं हैं। लेकिन चुनाव सिर्फ इन दो कामों से नहीं होता है, सिर्फ ये दो चरण पूरे करने से आप चुनाव नहीं जीतते। इसके बाद आता है एक और चरण जिसको बोलते हैं माइंड मैनिपुलेशन का दौर। वैसे तो ये लगातार चलता रहता है, लगातार पॉलिटिकल पार्टियां इसको करती हैं, जिसमें भ्रामक और आधारहीन सूचनाओं को प्रचारित प्रसारित किया जाता है। लोगों के जहन में इन सूचनाओं को डाला जाता है, उनको अपडेट किया जाता है। लोगों को उन सभी खबरों से वंचित करने की भी यह प्रक्रिया होती है जो उनके दिमाग पर सत्ता विरोधी खबर का असर डाल सके, और बहुसंख्यक आबादी को डराने की भी कोशिश होती है। इसमें मददगार होते हैं तमाम खबरिया चैनल, सूचना तंत्र और सोशल मीडिया। आज के दिनों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। जब यह सब चल रहा होता है तो एक और चौथी चीज को अंजाम भी दिया जाता है, और वो है देश के धन को उन खातों तक पहुंचाना जहां से वो सीधे सत्ताधारी दल के पास या उसके हित में उपयोग में लाया जा सके। इस पैसे का उपयोग संस्थाओं को अपने हिसाब से संचालित करने और नीतियों को चुनिंदा लोगों के माफिक बनाने के लिए खर्च किया जाता है। इन सब के बाद देश की जनता को यह गुमान होता है कि वो सरकार खुद चुनती है, बल्कि सच यह है कि यह सब उसके हाथ में है ही नहीं, वो भ्रम में है, इल्यूजन में है। लेकिन क्या राहुल गांधी इससे लड़ सकते हैं, और क्या वो इस लड़ाई में जीत सकते हैं, यह प्रश्न है। क्योंकि उन्होंने सदन में, अभी हाल ही जो सदन चल रहा है, मोशन ऑफ थैंक्स के दौरान बोलते हुए एक टिप्पणी की, इसको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस सदन में यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र चुनाव में कुछ आंकड़े हैं जिनकी जानकारी देना जरूरी है, और यह जानकारी सदन पे रखना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच हिमाचल प्रदेश की मतदाता आबादी को
महाराष्ट्र की मतदाता सूची में जोड़ा गया, यानी उतनी ही आबादी को इसमें जोड़ा गया। यानी हिमाचल प्रदेश की पूरी आबादी जो वोट करती है उसको महाराष्ट्र के मतदाता सूची में जोड़ दिया गया, उतने नंबर्स को। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच करीब करीब 70 लाख नए मतदाता महाराष्ट्र में जोड़े गए, यह राहुल गांधी का कहना है। उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग से लगातार ये कह रहे हैं कि कृपया हमें लोकसभा और विधानसभा के सभी मतदाताओं के बारे में बताइए, उनकी डिटेल के बारे में बताइए, नाम, पते और मतदाता केंद्र की जानकारी दीजिए, ताकि वो ये गणना कर सकें, वो ये पता कर सकें कि जो ये नए मतदाता हैं ये हैं कौन। दिलचस्प ये है कि जो नए मतदाता हैं वो ज्यादातर उन निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़ाए गए या बढ़े हैं जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी रिकॉर्ड सीटों से जीती है। राहुल ने यह भी कहा कि वो कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन वो सदन को यह बताना चाहते हैं कि चुनाव आयोग को आंकड़े देने होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि आयोग इसमें विपक्षी दलों की मदद करेगा। यह मुद्दा अब देश की विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा अहम हो चला है, इतना अहम कि उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, उनका पूरा अस्तित्व दांव पर है। मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप कोई पहली दफा नहीं लगा। इससे पहले भी मतदाता रिकॉर्ड को मनमाने ढंग से शामिल करने या हटाने के कारण जुलाई 2024 यानी लोकसभा चुनाव के बाद और नवंबर 2024 के बीच मतदाता सूची में लगभग जो 47 लाख मतदाताओं की अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई, उसका मुद्दा उठाया गया और सदन में इसको अब रख दिया गया है। ये गौर करने वाली जरूरी बात है कि 50 विधानसभा सीटों में से जहां पर औसतन 50,000 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है महाराष्ट्र में, वहां पर सत्तारूढ़ शासन और उसके सहयोगियों ने 50 में से 47 सीटें महाराष्ट्र में जीती हैं। यह चौंकाने वाला नंबर है। और इस मामले में तुलजापुर विधानसभा सीट पर बड़ी संख्या में फर्जी मतदाता पंजीकरण के खिलाफ धाराशिव साइबर पुलिस थाने में एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी दी नहीं गई। वैसे इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है, लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने अब यह तय कर लिया है कि इस मुद्दे पर वो संसद में चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करेंगे, संसद के पटल पर वो इंसाफ मांगेंगे और जो योजना मोदी जी ने बनाई है चुनाव जीतने की, उसको फेल करेंगे। उसमें बीजेपी की अपनी मेहनत तो शामिल है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ शामिल है।